सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं बात करूंगा तिब्बत पर चीन के कब्जे की कहानी। प्रश्न आएगा, मैं ये कहानी आपको अभी क्यों सुना रहा हूँ। हुआ ये है कि हाल ही में अमेरिका ने घोषणा की है कि वह तिब्बत की निर्वासित सरकार की कुछ फंडिंग करेगा। तिब्बत की निर्वासित सरकार वह सरकार है जो कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से चलाई जाती है और इसको चीन एक अलगाववादी संगठन के रूप में देखता है। तिब्बत की निर्वासित सरकार की जहां यह मांग है कि तिब्बत पर जो चीन का कब्जा है वह गलत है, साथ ही साथ जो चीन की नीतियां हैं उनका यह विरोध करता है, वहीं चीन कहता है कि जो तिब्बत की निर्वासित सरकार के नाम का संगठन है यह अलगाववाद को बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर अमेरिका ने क्या किया है, तिब्बत के मुद्दे को उठाकर यहाँ पर चीन को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। तो देखेंगे आखिर ये तिब्बत की निर्वासित सरकार क्या है, दलाई लामा की भूमिका क्या है, ये सरकार चलती कैसे है, इसकी फंडिंग अभी तक कैसे होती थी, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ है वह हमें ये समझना होगा, आखिर ये तिब्बत और चीन का जो विवाद है क्या, इनका ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या रहा है, वर्तमान स्वरूप क्या है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा जो टॉपिक होगा इसको मैं दो वीडियो में विभाजित करूंगा। पहला जो वीडियो हम देखेंगे इसमें हम सिर्फ बात करेंगे तिब्बत पर चीन के कब्जे की कहानी, अर्थात चीन ने कैसे तिब्बत पर कब्जा किया है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा आप अपने स्क्रीन पर मैप देख लीजिए, आपको तिब्बत वाला एरिया रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा। यह चीन का एक भाग है। अभी तक जो हम कहते हैं स्टेटस जो इसका है यह चीन के अधिकार में है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा है वो बहुत अलग रहा है। तिब्बत चीन के दक्षिण पश्चिम में स्थित मुख्य रूप से एक पठारी भाग है। तिब्बत पठार विश्व का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, जिसकी औसत ऊंचाई 4900 मीटर है। यह पठारी क्षेत्र लगभग 24 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो चीन के क्षेत्रफल का लगभग 1/4 है। किसकी बात हो रही है? तिब्बत पठारी क्षेत्र की। तिब्बत जो है चीन के अलावा भारत, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा करता है। यदि हम क्या करें, तिब्बत को ओरिजिनली देखें तो एक जो है कि एक समय था जब तिब्बत एक संप्रभु देश हुआ करता था। उसके पास अपनी सेना थी, अपनी शासन व्यवस्था थी। तिब्बत की सेना इतनी ताकतवर थी कि उसने भूटान और नेपाल को भी जीता था। जी हाँ, हम उसी तिब्बत की बात कर रहे हैं जहां पर आज चीन का कब्जा है। और तो और छोड़िए, 1763 ईस्वी में तिब्बत की सेना ने आधे चीन पर कब्जा कर लिया था। जी आपने सही सुना, आधे चीन पर कब्जा कर लिया था और तिब्बत की सरकार चीन से टैक्स भी वसूला करती थी। समय आगे बढ़ा तो 822 ईस्वी में चीन और तिब्बत के बीच सीमा का निर्धारण हो गया। सीमा का निर्धारण हो गया तो यहीं पर बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। दरअसल तिब्बत जो है कि एक प्रकार का परिवर्तन भी कर रहा था। परिवर्तन यह कर रहा था कि वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म
धर्म का अपने क्षेत्र में प्रसार कर रहा था। दरअसल हुआ क्या था कि चौथी शताब्दी में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। इससे तिब्बत में अपनी पैठ बनाने में बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे यहाँ के लोगों ने बौद्ध धर्म के मर्म को समझा, उसके कॉन्सेप्ट को समझा, वह क्या हो गए, बौद्ध धर्म अपनाने लगे। दलाई लामा अपनी पुस्तक में लिखते हैं, पुस्तक का नाम है फ्रीडम इन एग्जाइल, में वह लिखते हैं, तिब्बत के लोग स्वभाव से आक्रामक और युद्ध प्रिय हैं, लेकिन बौद्ध धर्म ने उन्हें बहुत कुछ बदल दिया है, उन्हें अलहदा बना दिया है। अलहदा का मतलब जो शांत और बहुत कूल रहने वाले लोग हैं। जैसे जैसे बौद्ध धर्म में उनकी रुचि बढ़ी, बाकी देशों से उनके संबंध राजनीतिक के बजाय आध्यात्मिक होने लगे। यह कौन लिख रहे हैं? यह जो है लिख रहे हैं दलाई लामा, और अपनी किताब फ्रीडम इन एग्जाइल में वो लिखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो आज हम तिब्बत देखते हैं, यह तिब्बत बौद्ध धर्म अपनाने से पहले कुछ और था, आक्रामक था, युद्ध प्रिय था। लेकिन आपको पता है, जब व्यक्ति धर्म के प्रभाव में आता है तो क्या करता है, शांत हो जाता है, अहिंसा का मार्ग अपनाता है। और आपने बौद्ध धर्म में कितने ही ऐसे नाम सुने होंगे जिन्होंने क्या किया है, युद्ध छोड़कर अपनी जो है कि विराग अपना जीवन अपनाया है। बौद्ध भिक्षुओं को देखिए, आप उनको देखकर समझ सकते हैं कि आखिर उनके पूरे जीवन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ऐसे ही जब बौद्ध धर्म तिब्बत में गया तो यही प्रभाव वहां पर हुआ। खैर, वर्तमान समय में देखिए क्या है कि हमने आपको बैकग्राउंड बताया कि कैसे जो है कि तिब्बत एक मजबूत राष्ट्र होता था। अभी मैं आपको बताऊंगा तिब्बत और चीन का संघर्ष, लेकिन उससे पहले वर्तमान में आपको पता है कि चीन जो है कि चीन में इस समय जो तिब्बत है उसको एक स्वायत्त शासित दर्जा दिया गया है। इसका मतलब है कि जो तिब्बत है वह चीन का भाग है, चीन का कहना है, लेकिन हमने उसको क्या कर रखा है, स्वायत्तता दे रखा है। लेकिन इस स्वायत्तता पर जिस तरह से चीन द्वारा हमला किया गया है, इसी के कारण यही तिब्बत अब अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है। ये जो तिब्बत वर्तमान समय में हम देखते हैं, यह कुनलुन और हिमालय के बीच में स्थित क्षेत्र है, जो कि अपनी प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ अपनी लोकेशन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर जिसका नियंत्रण रहेगा, समझ लीजिए वो पूरी दुनिया पर शासन कर सकता है, ऐसी कुछ कंडीशन है यहाँ पर। चीन यह कहता है, अब आते हैं आपको चीन और जो है कि तिब्बत के हम पूरे कॉन्फ्लिक्ट को बताते हैं। तो अभी मैंने बैकग्राउंड में क्या बताया कि तिब्बत बहुत मजबूत है। अब चीन क्या कहता है कि 13वीं शताब्दी के मध्य से तिब्बत जो था वह चीन का हिस्सा रहा है, लेकिन तिब्बत के लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तिब्बत कई शताब्दियों तक एक स्वतंत्र राज्य था, जैसा कि मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया। चीन हो या कोई अन्य सरकार, जब भी तिब्बत पर उन्होंने क्या किया, कब्जा किया, तिब्बत ने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया और स्वतंत्रता हासिल की। अब प्रश्न आएगा कि आखिर 13वीं शताब्दी से ऐसा कह क्यों रहे हैं? तो इनका मतलब यह है कि एक बार ऐसा दौर आया था कि जब तिब्बत और चीन दोनों ही एक शासन के अधीन में आ गए थे, तो इसीलिए कहते हैं कि हम दोनों एक ही शासन के अधीन जो है कि शासित होते थे, इस कारण हम दोनों एक ही हैं। इसका कुछ इस रूप में समझिए कि भारत यह कहे कि चूंकि जब भारत उपनिवेश था, उसी समय बहुत से अन्य देश भी जो है कि ब्रिटेन के उपनिवेश थे। चूंकि अब भारत आज़ाद हो गया है, तो वह देश भी जो आज़ाद हो गए हैं भारत का हिस्सा हैं, क्योंकि कभी हम जो है कि ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे। यही वाला कॉन्सेप्ट है जो बचकाना टाइप का लगता है, लेकिन चीन यही कहता है। अब दरअसल कुल मिलाकर यह जो चीन का कथन है कि 13वीं शताब्दी से जो तिब्बत है उसके अधिकार में रहता है, ये गलत है। हुआ क्या है कि कई बार तिब्बत जो मजबूत हुआ, उसने चीन पर आक्रमण करके वहाँ के क्षेत्रों पर कब्जा किया, और जब चीन मजबूत हुआ तो उसने क्या किया, तिब्बत पर कब्जा किया। ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट पहले के जो साम्राज्य थे उसमें चलते थे। तिब्बत की आज़ादी को कुछ और ऐतिहासिक हम घटनाक्रमों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हुआ क्या है, देखिए, मंगोल साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था, चंगेज खान। चंगेज खान का पोता था कुबलई खान, जिसने क्या किया था, मंगोल साम्राज्य पर 1260 से 1294 तक शासन किया। अब इसने अपने शासन के दौरान अपने साम्राज्य का जो विस्तार है वह तिब्बत, चीन और वियतनाम, कोरिया तक कर लिया। यही देखिए, यही वह समय है जब क्या होता है, तिब्बत और चीन दोनों मंगोलों के नियंत्रण में आते हैं। यही कहता है
चीन जो है कि चूंकि चीन और तिब्बत दोनों एक ही शासन के साथ शासन के अधीन शासित हुए हैं, इसके कारण हम दोनों एक ही हैं। लेकिन हुआ क्या कि अब देखिए 1260 से 1294 तक जब तक कुबलई खान का शासन था, तब तक तो लगभग जो है कि तिब्बत पर उसका नियंत्रण था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद स्थिति बदलती है। वर्ष आता है 1358 में, और 1358 में तिब्बत ने अपने आप को मंगोलों के शासन से मुक्त करा लिया। सिर्फ अपने आप को कराया, चीन भी लंबे समय तक संघर्ष करता रहा, और लगभग 1358 में अर्थात तिब्बत के आजाद होने के लगभग 10 वर्ष बाद चीन ने भी अपने आप को मंगोलों से मुक्त कर लिया। समय आगे बढ़ा, तिब्बत और चीन में अलग अलग शासकों ने अपने अपने क्षेत्र में शासन किया। समय आता है 1720 का। चीनी सैनिकों ने तिब्बत में अपना हस्तक्षेप प्रारंभ किया और आगे चलकर तिब्बत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 1720 की बात है। 1865 तक आते आते तिब्बत ने चीन द्वारा कब्जा किए क्षेत्रों को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया। चूंकि जब तिब्बत मजबूत हुआ और उधर दूसरी तरफ जब चीन कमजोर हुआ, तो स्वाभाविक है कि तिब्बत ने अपने क्षेत्रों को क्या कर लिया होगा, वापस ले लिया होगा। इसके बाद समय आता है 1906 और 7 का। पुनः चीन ने क्या कर लिया, तिब्बत पर नियंत्रण का प्रयास किया, और कुछ समय के लिए तिब्बत के कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण इन्होंने स्थापित भी कर लिया। लेकिन फिर से क्या होता है, तिब्बत जो है कि मजबूत होता है, और तिब्बत ने एक बार फिर से संघर्ष किया और तिब्बत को चीन से मुक्त करवा लिया। 1913 में ही 13वें जो दलाई लामा थे, उन्होंने तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अर्थात ये कहा कि जो अब हमने चीन का जो उस पर से हमने नियंत्रण हटाया है, इसके वजह से अब हम किसी के अधीन में नहीं है। ये बात कौन कह रहा है, 13वें दलाई लामा। वर्तमान में जो दलाई लामा है 14वें दलाई लामा है, उनके विषय में भी हम बात करेंगे। तो देखिए 1913 में जब इन्होंने क्या किया, अपने आप को घोषित कर दिया कि हम स्वतंत्र हैं, तो यहीं से क्या होता है कि तिब्बत और चीन में खटाव आया। समय आगे बढ़ता है। सन 1913-14 में चीन, भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच एक शिमला बैठक आयोजित होती है। जब शिमला बैठक में क्या हो रहा है, भारत भी शामिल है, चीन भी और तिब्बत भी। तो तीनों के प्रतिनिधियों का शामिल होने का मतलब क्या है कि तीनों की अलग अलग आइडेंटिटी है। इस बैठक में क्या हुआ, ये जो पूरा विशाल पठारी राज्य था तिब्बत का, इसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया। पूर्वी भाग, जिसे वर्तमान चीन के कोंघई और सिचुआन प्रांत हैं, इससे अंतर्वर्ती जो है कि इनर तिब्बत के नाम से जाना गया। मैं आपको दिखा देता हूं, कोंघई और सिचुआन दोनों दिखा देता हूं। आप देखिए, अब देखिए सिचुआन तो बिल्कुल आपको तिब्बत के थोड़ा सा पूरब की ओर देखिए, और कोंघाई को उत्तर पूर्व की ओर देखिए। तो ये दोनों जो भाग हैं, ये क्या है, तिब्बत के भाग हैं। लेकिन इसको क्या किया गया, उस समय कहा गया कि यह जो क्या है आपका इनर तिब्बत है। तो देखिए क्या कहा गया, जो तिब्बत का क्षेत्र है, इसके पूर्वी भाग में जिसमें वर्तमान चीन के कुंघई और सिचुआन प्रांत हैं, इसे इनर तिब्बत कहा गया। और जो बचा हुआ भाग था, उसको पश्चिमी भाग, उसको जो है कि कहा गया कि यह जो है कि आउटर तिब्बत है। तो इस तरह से इनर तिब्बत और आउटर तिब्बत का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया कि जो इनर तिब्बत वाला क्षेत्र है, उस पर जो है कि चीन का थोड़ा सा नियंत्रण बना रहेगा, लेकिन जो आउटर तिब्बत वाला एरिया है, वहाँ पर चीन का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। समय आगे बढ़ता है। सन 1933 में 13वें जो दलाई लामा थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। यह दलाई लामा को अभी बस इतना समझिए कि जिस तरह से हमारे यहाँ राजा हुआ करते थे, जिनको शासन चलाने की जिम्मेदारी थी, ठीक जो दलाई लामा यहाँ पे होते हैं, वह सिर्फ ना ही राजनीतिक गुरु होते हैं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक गुरु भी होते हैं। अर्थात जो दलाई लामा हैं, वह एक तरह से क्या है, हेड ऑफ स्टेट हैं, उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। 1933 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु होती है, इसके बाद से तिब्बत पर चीन फिर से अपना नियंत्रण बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। समय आता है 1 अक्टूबर 1949 का, जब माओ से तुंग द्वारा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, अर्थात जो वर्तमान चाइना है, इसकी स्थापना की जाती है। ये रहे आपके देखिए माओ से तुंग। इन्होंने क्या किया था, चीन की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद सत्ता अपनी स्थापित कर वर्तमान जो हम देखते हैं चीन, इसकी स्थापना की। जब क्या हुआ, यह चीन गठित हुआ, तो इसने स्टार्टिंग से ही क्या किया कि विस्तारवाद की नीति अपनाई। इसने अपनी सीमाओं को देखा, तो जो इसकी दक्षिण की सीमा थी तिब्बत से लगता हुआ, इसको यह खटका। तो इन्होंने क्या किया, अपनी स्थापना के कुछ दिन बाद ही अक्टूबर 1950 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जिसको हम PLA के नाम से भी जानते हैं, तिब्बत में प्रवेश करा दिया। अब देखिए, जब इन्होंने क्या कहा कि हम नए चीन का निर्माण कर रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने पीपुल्स लिबरेशन
लिबरेशन आर्मी का तिब्बत में प्रवेश करा दिया और यह कहते हुए कराया कि ये पूरा भाग अपना होना चाहिए। अक्टूबर 1950 के तीसरे सप्ताह तक तिब्बत की सेना ने सरेंडर कर दिया और चीन ने तिब्बत को अपना हिस्सा घोषित कर दिया। समय है कब का आप देख लीजिए, 1950 का। नवंबर 1950 में जो 14वें दलाई लामा है उनकी ताजपोशी की जाती है। जब इनकी ताजपोशी की जा रही है तो ये मात्र और मात्र 15 वर्ष के हैं, जिनको आज हम देखते हैं तो ये 1950 में कितने समय के 15 वर्ष के थे और यह हैं 14वें दलाई लामा जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तिब्बत ने अब क्या किया, चूंकि जो दलाई लामा की उम्र है वो काफ़ी कम है तो इनको सलाह देने के लिए कुछ लोग रखे गए और तिब्बत में यह अपनी सरकार चला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब चीन मजबूत हुआ, उसने आक्रामक नीति अपनाई तो यहाँ पर क्या हुआ, तिब्बत का जो प्रभुत्व है उसमें थोड़ा कमी है। पीएलए अर्थात जो है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत में जमकर तबाही मचाई। हर विरोध को उसने क्या किया, सख्ती से दमन किया। नवंबर 1950 में चीन के इस आक्रमण के विरोध में संयुक्त राष्ट्र में जो है कि तिब्बत ने अर्जी लगाई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा की संचालन समिति ने इस मुद्दे को टाल दिया, अर्थात उन्होंने कहा कि हम तिब्बत के मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यूनाइटेड नेशन तथा किसी बड़ी शक्ति द्वारा माओ को रोकने का प्रयास करने में जब वो असफल रहे तो चीन ने क्या किया, तिब्बत की संस्कृति और धर्म को में भी परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात स्टार्टिंग में जब हमने क्या किया, माओ को नहीं रोका, उनकी आर्मी को नहीं रोका, तो अब यह राजनीतिक के बजाय आप सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन करना भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इन्होंने क्या किया, जो तिब्बत के जो बौद्ध मठ थे जिनके ऊपर पूरी जनसंख्या आश्रित है, इनका विनाश किया, धर्म का दमन किया, बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया गया और बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तार किया गया, निर्दोष महिलाओं और बच्चों का कत्लेआम किया गया। यह था आपका पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसको हम जो है कि चाइना की आर्मी के नाम से जानते हैं। समय आता है मई 1951 का और बीजिंग में तिब्बती नेताओं और चीन के बीच जो है कि बैठक आयोजित होती है और इस बैठक में 17 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर होता है। ये जो 17 सूत्री समझौता था जिस पर हस्ताक्षर किया गया, इसका पूरी प्लान और इसके जितने नियम और रूपरेखा था वो चीन ने पहले से ही तैयार कर रखा था। कारण यह था कि उसने तिब्बत पर इस समय कब्जा कर रखा है, तो सभी चीजों को अपना एक तरफा जो है कि बात करते हुए उसने क्या किया, इस पर जो है कि तिब्बत के नेताओं से हस्ताक्षर करवाए। तिब्बत के नेताओं के पास भी उस समय कोई विकल्प नहीं था। दलाई लामा जो 14वें दलाई लामा है, उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए बहुत सी जिम्मेदारियां उनको अभी दी नहीं जा सकती थी। तो कुल मिलाकर ये जो समझौता हुआ, इस समझौते में यह बात तो थी कि कहीं ना कहीं जो चीन है वह जो है कि शांति के लिए काम नहीं कर रहा है, उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है कि वो जो विस्तारवाद करना चाहता है उसमें कोई खलल ना पड़े। इस समझौते में बाकी कहा क्या गया था, इस समझौते में चीन ने तिब्बत की स्वायत्तता बरकरार रखने की बात कहा, साथ ही साथ उसने कहा कि जो पुराने पद हैं राजनीतिक धार्मिक तिब्बत के, उनको समाप्त नहीं किया जाएगा। दलाई लामा की शक्ति में अर्थात उनकी जो मान्यता है उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी, मठों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ये भी कहा गया कि जो तिब्बत है वो चीन की सरकार के अंदर काम करेगा और इस पर तिब्बत के नेताओं ने सहमति भी दिखाई। और ये भी कहा गया राजधानी लहासा में एक प्रशासनिक और मिलिट्री यूनिट बनाई जाएगी जो चीन और तिब्बत के बीच एक पुल का काम करेगी। यह बात हुई। इस समझौते से नाखुश होने के बावजूद भी तिब्बती जो लोग थे उन्होंने अपने आप को इसके अनुसार ढालना प्रारंभ कर दिया। लेकिन चीन ने जो ये समझौता किया था सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए किया था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, उसका उद्देश्य कभी भी यह नहीं था कि वह क्या करे, तिब्बत में शांति स्थापित कर सके। अब हुआ क्या, जब समझौता हो गया उसके बाद भी चीन ने स्थानीय लोगों की आज़ादी पर गहरा जो है कि पहरा लगा दिया। पहरा लगाने के मतलब हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाती थी। जो विरोधी थे चीन के उनको टॉर्चर किया जाता था। चीन की जो सेना थी जब भी वहां पर प्रवेश करती तिब्बती एरिया में, गांव में जाती, तो उनको जो है कि सलामी मारने के लिए कहा जाता था, उनको वरीयता देने की बात की जाती थी। साथ ही साथ इन्होंने तिब्बत की संस्कृति पर हमला करने का प्रयास किया और इससे क्या हुआ, जब धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीति सभी प्रकार के शोषण बढ़ने लगे तो तिब्बत के लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। लोगों के विरोध को चीन ने जो है कि
विद्रोह के रूप में लिया, अर्थात जो ये विरोध कर रहे थे, इन जो गुस्सा थी इनकी मांगों की, इन्होंने विद्रोह के रूप में चीन ने इसको समझा और पूरी शक्ति के साथ इसका दमन किया। दलाई लामा जिनकी उम्र अभी कम थी, लेकिन वह राजनीतिक सामाजिक दूरदर्शिता से परिपक्व थे और वह चीन की जो विस्तारवादी नीतियां थी उनको अच्छी तरह से समझ रहे थे। उन्होंने बीजिंग संदेश भिजवाया कि वह चीन प्रमुख माओ से मिलना चाहते हैं। जुलाई 1954 में सड़क के रास्ते दलाई लामा अपने साथियों के साथ जो है कि बीजिंग पहुंचे। बीजिंग जब वह गए तो वह माओ से भी मिले, वहां के जो प्रीमियर हैं झाउ एन लाई जो उस समय थे उनसे भी मिले और डेंग जियाओपिंग से भी मिले। यह डेंग जियाओपिंग ही वह व्यक्ति है जिसने 1989 में तियानमेन स्क्वायर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर टैंक चलवाया था। कुल मिलाकर माओ की छवि और जो है डेंग जियाओपिंग की छवि एक ही जैसी है और साथ ही साथ जो प्रीमियर झाउ एन लाई था इसकी भी छवि ऐसी है। इन सभी लोगों ने क्या कहा कि सुनिए, दलाई लामा ने कहा कि तिब्बत जो है कि चीन के अधीन रहने को तैयार है, बशर्ते चीन जो है वो 17 सूत्री समझौते का पालन करे जो उसने खुद बनाए थे, हमसे सिग्नेचर करवाए थे। और साथ ही साथ ये कहा कि आप जब 17 सूत्री समझौतों का पालन करोगे तो आप तिब्बत की संस्कृति को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, और नुकसान जब नहीं पहुंचाओगे तो उन्होंने कहा कि तिब्बत जो है कि चीन के अधीन रह लेगा। लेकिन माओ ने क्या कहा ये समझिए, दलाई लामा, धर्म एक अफीम है, यह लोगों में जहर भर देता है, तिब्बत और मंगोलिया में इस जहर को मैं साफ करूंगा। स्वाभाविक है माओ जो है कि शक्ति के दंभ में डूबा हुआ है और उसने किसी भी प्रकार के समझौते से मना कर दिया। इस कथन से यह स्पष्ट हो गया तिब्बत के लोगों को कि चीन किसी भी तरह से ऐसे किसी भी समझौते पर तैयार नहीं होना चाहता है जिससे उसकी आक्रामकता में कमी है। पीएलए अर्थात पीपल लिबरेशन आर्मी का अत्याचार इस समझौते और जो है कि चीन की सरकार का तिब्बत में हस्तक्षेप इस जो मीटिंग के बाद भी जारी रहा। अब जब सब कुछ चल रहा है तो इसी बीच प्रश्न आएगा भारत इस समय क्या कर रहा था। तो देखिए क्या हुआ था, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। भारत के सामने आंतरिक चुनौतियां कई थी, गरीबी थी, हमारे पास विभाजन था, हमारे पास जो त्रासदी थी, कई लोगों का जो है कि खुले कत्लेआम हमारे यहाँ भी हुआ था जब विभाजन हो रहा था। उसके साथ हमें विकास करना था, भुखमरी को मिटाना था, हमें औद्योगिक क्षेत्र में संपन्नता लानी थी। तो कई कारणों से जो है कि अब भारत अपने दूसरे क्षेत्रों में बिजी था और उसका मानना था कि इस समय कोई भी एक्टिविटी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जिसके कारण किसी भी देश के साथ भारत के तनाव बढ़ जाए। अब वो इसी के कारण जो प्रथम चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसके बाद जो भारतीय निर्वाचित सरकार निर्वाचित होकर आती है उसने यह कहा कि आने वाले समय में वह देश किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि चीन जो भी तिब्बत में कर रहा है उसमें भारत हस्तक्षेप नहीं करेगा। तिब्बत में चीन द्वारा किए जा रहे तिब्बत अधिग्रहण में भारत रुकावट या हस्तक्षेप पैदा ना करे, इसलिए चीन ने इसके लिए भी रणनीति बनाना प्रारंभ कर दिया। 31 दिसंबर 1953 और 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन के बीच 2 बार बैठकें हुई और 29 अप्रैल 1954 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया जिसे पंचशील समझौते के नाम से जानता है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि पूरे टॉपिक को आप समझ सके। फिर से मैं चलूंगा कि दलाई लामा के साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, लेकिन अभी भारत को थोड़ा सा समझ लीजिए। पंचशील में क्या क्या शामिल था, यह कहा गया कि एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, परस्पर अनाक्रमण अर्थात कोई देश दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा कहा गया एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा कहा गया सम्मान और परस्पर लाभकारी संबंध बनाए रखेंगे। पांचवा कहा गया शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का पालन करें। भारत इस चीज़ पर समझौता कर चुका है तो इसके वजह से क्या होगा, तो भारत ने एक चीज़ और भी मान ली थी। इसने भारत ने इस समझौते के तहत कहा था कि ठीक है, भारत ये मानता है कि तिब्बत जो है कि चीन का क्षेत्र है और अर्थात तिब्बत पर चीन के नियंत्रण को भारत ने स्वीकार कर लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दलाई लामा और उनके साथ के लोग गए माओ से तुंग से मिलकर आए और उनसे कहा कि आप ऐसा मत करिए, हम आपके अधीन रहने को तैयार हैं। और वहीं पर उसके बाद भी चीन जो है कि नहीं माना और उसने कहा कि हम जो है कि जिस तरह से कार्य करते आए उसी तरह से करते रहें। खैर सब कुछ चल रहा था, तिब्बत और चीन एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे। नवंबर 1956 का समय आता है और बुद्ध की जन्म का जो है कि 25वीं सालगिरह होती है, अर्थात 2500वीं सालगिरह मनाई जाती है नवंबर 1956। इस अवसर पर दलाई लामा पहली बार भारत दौरे पर आते हैं और दलाई लामा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब वो पहुंचते हैं तो वहां से उनको
हैदराबाद हाउस जाना होता है, लेकिन चीनी दूतावास उन्हें अपने दूतावास चुपचाप, कुछ लोग कहते हैं किडनैप करके ले जाता है। वहाँ दलाई लामा को यह धमकी दी जाती है कि यदि उन्होंने भारत से नज़दीकियाँ बढ़ाई तो यह उनके लिए ठीक नहीं होगा। भारत सरकार ने चीन के दूतावास पर जब दबाव डाला तब उन्होंने दलाई लामा को छोड़ा। दलाई लामा अब देखिए 11 हफ्ते तक जो है कि भारत में रहते हैं और उन्हें भारत में तिब्बत की तरह म्यार मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि दरअसल यह लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और भारत का काफ़ी ये सम्मान करते हैं। दलाई लामा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी मिले, लेकिन नेहरू जी ने इस समय तिब्बत के मुद्दे पर कोई भी वादा करने से इनकार कर दिया। दलाई लामा जब अब तिब्बत वापस लौटे तो उस समय तक की स्थिति क्या हो चुकी थी? काफ़ी खराब हो चुकी थी। अर्थात जो मीटिंग बीजिंग में कर आए थे उसका कोई भी परिणाम निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। मई 1958 की बात है। मई 1958 से फरवरी 1959 तक दलाई लामा की अंतिम परीक्षा हुई। ये जो दलाई लामा का पद होता है, मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, बहुत ही जो है कि ऐसा पद होता है जिसके लिए कई प्रकार के परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। तो दलाई लामा जी का भी क्या हुआ? अंतिम परीक्षा हुई जिसमें वो सर्वोच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए और तिब्बत को पूर्ण रूप से दलाई लामा के नेतृत्व में अब छोड़ दिया गया। समय आता है, जैसे ही क्या होता है, पूरी परीक्षा कंप्लीट हुई और तिब्बत को पूर्ण रूप से दलाई लामा के नेतृत्व में छोड़ा गया। मार्च 1959 में दलाई लामा को चीनी आर्मी कैंप में बुलाया गया कि आप हमारे यहाँ पर आइए, आपने जो है कि इस पद को ग्रहण किया है, हम आपके उपलक्ष्य में कोई जो है कि फंक्शन करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर दरअसल यह बताया जाता है कि दलाई लामा की हत्या करने का वहाँ पे प्लान था, इसी वजह से दलाई लामा वहाँ नहीं गए। अब जो है कि 15 मार्च को चीनी सेना उनके महल तक पहुंच आई और इसी बीच दलाई लामा के जो सलाहकार थे उन्होंने कहा कि आपको तिब्बत छोड़ देना चाहिए। 17 मार्च 1959 को चीनी सैनिक भेष में दलाई लामा ने महल छोड़ दिया और दक्षिण की तरफ कदम बढ़ाया। दक्षिण का मतलब भारत की तरफ। भूखे प्यासे कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए 31 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में वह पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तब जो है कि पूरी दुनिया को ये पता चला कि दलाई लामा अभी जिंदा हैं, लेकिन इससे पहले यह माना जा रहा था कि हो सकता है चीन ने इनको मार दिया। यह जानकर कि दलाई लामा भारत पहुंच गए हैं, चीन एकदम बौखला गया और तिब्बत में उसने खुलेआम कत्लेआम चालू कर दिया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को शरण दी और अप्रैल में दलाई लामा मसूरी के बिड़ला हाउस पहुंचे और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर उन्होंने कहा कि जो 17 सूत्री समझौते थे जिन पर तिब्बत के लोग अभी तैयार होने को राजी थे, लेकिन चीन ने जिस तरह से तिब्बत में कत्लेआम मचाया है, इसके वजह से हम 17 सूत्री समझौते को हम खारिज करते हैं। बात आती है अप्रैल 1960 में दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचते हैं और वहीं से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलाने का आदेश देते हैं और वहीं से आज तक तिब्बत की निर्वासित सरकार चल रही है, जिसकी फंडिंग की बात कही है अमेरिका ने। तो देखेंगे आखिर ये निर्वासित सरकार काम कैसे करती, एजेंडे क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, अभी तक फंडिंग कैसे होती थी, और जब अमेरिका ने कहा है कि निर्वासित सरकार की फंडिंग वह करेगा तो इस पर चीन की प्रतिक्रिया भारत और अमेरिका के खिलाफ कैसे आ सकती है, इसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो आप यह जो बैकग्राउंड था इसको आप समझ चुके हैं, तो अब जो दूसरा वीडियो मैं दिखाऊंगा उसके जो डायमेंशन आसानी से आप समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।